हेलो एवरीवन। आज का प्रीलिम बूस्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने वेरियस न्यूज़पेपर मैगजीन से आर्टिकल लिए हैं, आज के न्यूज़पेपर में हम बहुत सारे एफएटीएफ से रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे, ब्राज़ील की लोकेशन देखेंगे और सेबी कब फॉर्म हुई, क्या रेगुलेट करती है, कैसे रेगुलेट करती है और कुछ एमसीक्यूज़ भी देखे जाएंगे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। मेरी आपसे एक गुजारिश है, विनती है, आप कमेंट और लाइक ज़रूर करें। क्या होता है, यूट्यूब की एल्गोरिथम ऐसी है कि जितना कमेंट और लाइक करेंगे, इससे क्या होगा, दूर दूर तक वीडियो जाएगी, फ्री इनिशिएटिव पहुंचेगा। क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसे प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो हम आज का आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला आर्टिकल रिलेटेड है एफएटीएफ से रिलेटेड। क्या है? फाइनल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ये कहा है कि जो बीपीएन बेस्ड क्राइसिस है, मतलब डिजिटल जो क्राइसिस है, वो बढ़ रहा है। देखो क्या हुआ है, रिसेंटली एक रिपोर्ट निकल कर आई एफएटीएफ की। एफएटीएफ ने रिपोर्ट में ये कहा, जो आपका पुलवामा अटैक हुआ और अदर जो अटैक हुए, उसमें जो है अमेजन से बहुत सारी चीजें खरीदी गई थी। ठीक है, जैसे पुलवामा अटैक में क्या हुआ था, आप देखेंगे तो एल्यूमीनियम पाउडर जो खरीदा गया था, वो ई-कॉमर्स साइट अमेज़न से खरीदा गया था। तो इस तरह के जो क्राइसिस आते हैं, जो डिजिटल बेस्ड हैं, तो इस पे फ्लैग किया है। फ्लैग का क्या मतलब है? इन्होंने चिंता जताई है कि ये आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है जानना कि किस तरह से एफएटीएफ के बेसिक्स हैं और किस तरह से एफएटीएफ वर्क करता है। देखो, पहली चीज़ मैंने आपको बताई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर और टेरर फाइनेंसिंग पर बैन लगाता है। पहले हम समझ लेते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होता है क्या। मान लीजिए किसी ने कोकेन बेच के, कोकेन मान लीजिए, या किसी ने दलाली करके या किसी को हड़का कर जो पैसा लिया, मान लीजिए कोकेन बेचकर उसने अप्रॉक्स $10 लाख कमाए। अब $10 लाख पे कोई टैक्स भी नहीं दिया है और ये इल्लीगल मनी है। अब इस इल्लीगल मनी को लीगल करने के लिए क्या करेगा कि कोई वो इंस्टीट्यूट बनाएगा। या तो इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा उसके द्वारा, या कोई भी संस्था शुरू की जाएगी। अब वो उस संस्था में धीरे-धीरे पैसा जो $10 लाख है इन्वेस्ट करेगा, मतलब लीगलाइज करेगा उसे धीरे धीरे। तो दिस इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि आपने इसको गलत तरीके से कमाया और इसका आप लीगलाइजेशन भी जो है वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी मनी लॉन्ड्रिंग की क्या डेफिनेशन होती है। देखो, हम पढ़ते हैं तो बहुत तेजी में पढ़ लेते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग को देखती है। भाई, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए ताकि मेंस की आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करे। अदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अदर इम्पोर्टेंट चीज़ देख लो, इसको स्टेबलाइज़ किया गया था 1989 में, जब जी7 का समिट पेरिस में हुआ था। ये आपको जानना ही चाहिए। इसका जो मैंडेट है उसे एक्सपेंड कर दिया गया 2001 में। टेरर फाइनेंसिंग पर भी ये रेगुलेशन लगाएगा, बैन लगाएगा और देखेगा कि कैसे ये जो फाइनेंस है इसका प्रोलिफरेशन को कंट्रोल किया जा सके। मतलब 2012 से काउंटर प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग पर कंट्रोल लगाया जा सके। तो ये सब बातें इस पॉइंट में कही गई। कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आती है तो क्वेश्चन मार्क कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आपको लिखते हुए अगर दिक्कत हो रही है तो सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क भेजना है। हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर जहां पर ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस में, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। ये ट्रीटी बेस्ड और ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहाँ पर ये वर्ड पर ध्यान क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम एमसीक्यूज करेंगे तो उसमें ट्रीटी बेस्ड और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस पूछेगा। देखो, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं कि आपने कोई रूल बनाया कि भाई आप टेरर फाइनेंसिंग नहीं बल दोगे, आप क्या है जो है रेगुलेशन लगाओगे और चेक एंड बैलेंस रखोगे कि टेररिस्ट को पैसा कहाँ से किस चैनल के थ्रू जा रहा। मान लो कोई टेरर कंट्री है, मान लो कोई पड़ोसी कंट्री है हमारी, और वो टेरर को फाइनेंस करती है, तो उसको चेक नहीं किया जा रहा, ठीक है, उसके द्वारा। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, केवल पीर प्रेशर कर सकती है। मतलब अमेरिका से कह सकती है आप इसको सैंक्शन लगाओ, आप इंडिया से कह सकते हैं आप इसको सैंक्शन लगाओ, यूरोपियन नेशन से कह सकते हैं आप इस कंट्री पे सैंक्शन लगाओ। ये इस तरह की बातें
की जाती हैं। मगर ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती तो ये लीगली बाइंडिंग हो जाता कंट्री में कि आपको ऐसा करना ही करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे हम ट्रेड डील खत्म कर देंगे। आपके यहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं आएगा। आपके यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें आपको पता होना चाहिए। छोटी चीजें होती हैं मगर मोटी चीजें होती हैं। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नाउ 39 मेंबर हैं इसमें, और इंडिया जो है 2010 से इसका मेंबर है। इसमें रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूरोपियन यूनियन और गल्फ कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी मेंबर है। ये चीज आपको पता ही होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या होती है। देखो, ग्रे लिस्ट में लिखा है इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग। मान लो ग्रे लिस्ट में देखो यहाँ पर ये म्यांमार यहाँ दिया गया है, ये शायद अभी ब्लैक लिस्ट में है। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ये ग्रे लिस्ट में नहीं है। ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ये 3 कंट्री मैंने पढ़ी थी। अगर कंफ्यूजन है तो इसे क्लियर कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ग्रे लिस्ट क्या होता है कि भाई एफएटीएफ की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं। आपके द्वारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। अब इस केस में क्या होगा कि कहेगा किसी कंट्री से, मान लो म्यांमार से, कहेगा कि आप जो है इस पर बैन लगाइए। आप पे क्या है, रेगुलेशन बढ़ाए जाएंगे धीरे-धीरे। कैसे रेगुलेशन बढ़ाए जाएंगे? आपको कहा जाएगा कि आपके यहाँ एक्सपोर्ट नहीं होगा, आपके यहाँ टूरिज्म पे बैन लगाया जाएगा, आपकी पड़ोसी कंट्री जो है आप पर बैन लगाएगी बहुत सारी एक्टिविटी में। तो इस तरह के जो इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग है, इस तरह से होती। ब्लैक लिस्ट हाई रिस्क जुरिडिक्शन, मतलब भाई ईरान है, अमेरिका का बिल्कुल करीबी दुश्मन है, तो ईरान पे बहुत ज्यादा बैन लगा दिया जाएगा। भाई यहाँ से ये कंट्री इतना पेट्रोल ले सकती है, इससे ज्यादा नहीं ले सकती है। ये सब चीजें इस तरह की होती हैं। तो ये एफएटीएफ की बेसिक चीजें थी। इसके लास्ट में हम एमसीक्यूज देखेंगे, बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा रिलेटेड है ब्राजील से रिलेटेड। मोदी जी जो है ब्राजील गए हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी ट्रेड डील करने का वादा किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी विजिट पर जाते हैं तो उस कंट्री की मैपिंग पता होना। देखो, ब्राजील का ये मैप है, ये पॉलिटिकल मैप है और ये फिजिकल मैप है। पहले देख लेते हैं, ब्राजील की कैपिटल ब्रासीलिया है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये किससे बॉर्डर मिलता है। अगर आप देखोगे तो इसका बॉर्डर केवल एक नॉर्थ अमेरिकन, ओ सॉरी, हाँ, साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, इससे नहीं मिलता है। बाकी सबसे देखोगे, देखो ये फ्रेंच गुयाना, सुरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना, उरुग्वे, तो सबसे इसका बॉर्डर मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अमेजन रिवर यहां से फ्लो होकर अटलांटिक ओशियन में गिरती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, पेंटानल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं ये रेड मार्क कर रहा हूं। ये पेंटानल जो है, एक मिनट आपको येलो कर देता हूँ। ये पेंटानल क्या है, ये एक वेटलैंड है। लास्ट ईयर ये बहुत चर्चा में रही थी, तो यूपीएससी क्या होती है, लास्ट टू लास्ट ईयर का भी करंट कभी कभी डाल देती है। तो ये पेंटानल क्या है, एक वेटलैंड है। यहाँ पर वेटलैंड क्या होते हैं, वेटलैंड क्या होते हैं, मार्सी लैंड होते हैं। मार्सी लैंड कैसे, जैसे वहां पर ट्री होंगे, बहुत ग्रासेस होंगी, तो ये फ्लड में कंट्रोल करते हैं, हमारे बहुत सारी चीजों को प्योरीफाई करते हैं। तो वेटलैंड, ये जो है लार्जेस्ट वेटलैंड है इन दी वर्ल्ड। ठीक है। ये चीज यहाँ आपको पता होना चाहिए। तो ये हमने ब्राजील की लोकेशन देखी कि प्राइम मिनिस्टर जी कहाँ पर गए हुए हैं। अगला आर्टिकल रिलेटेड है यूएस ट्रेड डील से। देखो, रिसेंटली इंडिया को फिर से वार्निंग देते हुए अमेरिका ने कहा है कि हम, अगर आप 1 अगस्त तक, मतलब डेडलाइन को इंक्रीज कर दिया है, अगर 1 अगस्त तक कोई भी ट्रेड डील नहीं होती है तो हम और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। देखो, इंडिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है अमेरिका का, मतलब अमेरिका में इंडिया जो है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस किया है कि हम मिनी ट्रेड डील करेंगे। मिनी ट्रेड डील से क्या होगा कि जो सैंक्शन लगने वाले थे जुलाई में, वो रुक जाएंगे। तो अब रिसेंटली क्या हुआ है, यूएसए की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। भाई क्या है, तुम जीएम क्रॉप करो। भाई जीएम क्रॉप हमारे यहाँ लॉ में अलाउ ही नहीं है। हम अपने यहाँ उगा तक तो रहे नहीं है। बीटी कॉटन के अलावा कोई भी जीएम क्रॉप हमारे यहाँ नहीं हो रही। पहली बात आप जान लो जीएम क्रॉप होती क्या है। जीएम क्रॉप कुछ नहीं होती है। ये मान लीजिए कोई क्रॉप है कॉटन। अब इस कॉटन में से जो अदर कॉटन है, तो ये आपस में पॉलिनेशन से जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, मतलब एक दूसरे के ट्रेड दूसरे में जा रहे हैं, ये नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन है। बहुत स्लो प्रोसेस होती है और इसमें इंसेक्ट इंसेक्ट की बीमारी लगती है और दवा लगाना पड़ती है। जबकि जीएम क्रॉप में क्या होता है, जो हम जीन है वो अदर
जगह से लाते हैं, मतलब आपस के जीन नहीं होते हैं, किसी एनिमल से ले लिया, किसी इंसेक्ट से ले लिया, और उस जीन्स को इसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। जब भी वो जीन इस पर अटैक करेगा, सॉरी, वो इंसेक्ट अटैक करेगा, तो इंसेक्ट खुद मर जाएगा, या फिर इस क्रॉप पर कोई भी असर नहीं होगा। ये जीएम क्रॉप के बारे में आपको बेसिक डिटेल पता होना चाहिए, बिल्कुल बच्चों वाली डिटेल है भाई। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ कही गई हैं, और काऊ का मिल्क भी इंपोर्ट करने को अमेरिका के द्वारा कहा गया है, मगर ट्रेड डील चल रही है। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल, विमेन के कोटा के बारे में। देखो क्या है, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, ऐसी डिटेल डे टू डे आती रहेगी। अब क्या है, जॉब्स उनके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। पहले क्या है, डोमिसाइल की जरूरत नहीं थी, अब डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल क्या है, डोमिसाइल एक तरह से सिटीजनशिप की तरह आइडेंटिटी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। ये आधार कार्ड से डिसाइड नहीं होता है, ये डिसाइड होता है डोमिसाइल से। तो डोमिसाइल यूज होता है जॉब में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, सेबी से रिलेटेड है। देखो सेबी ने क्या किया है, अभी एक क्रैक किया है। एक जो बस चल रहा था, एक गैंग चल रहा था, उसको क्रैक किया है। क्या है ये गैंग? पंप एंड डंप स्कीम, ये आप याद रखना। पंप एंड डंप स्कीम डायरेक्टली यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है, तो हम पंप एंड डंप स्कीम जान लेते हैं बेसिक शब्दों में। जैसे मान लीजिए ये कोई न्यूज चैनल है, एनबीसी न्यूज चैनल है। अब इस पर एंकर्स ने पैसा लेकर फ्रॉडस्टर से, जो बहुत बड़े दलाल होते हैं, कि किसी भी शेयर के दाम, मान लो ABC शेयर है ये, अब इसके दामों में कहा ये बहुत तेजी से बढ़ने वाले हैं, ये इंडिया में इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बहुत फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, अब इसके दाम एकदम बढ़ा दिए जाएंगे। भाई बहुत तेजी से दाम बढ़ गए। अब क्या होगा, जो ये फ्रॉडस्टर हैं, जो फ्रॉड करने वाले हैं, ये क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस राइज होगा इस शेयर का, मान लो 100 रुपए था, अब ये 10,000 रुपए पहुंच गया, एज्यूम कर लो। अब ये जो फ्रॉडस्टर हैं, ये तुरंत बेचना स्टार्ट कर देंगे, और जो बेचारे नए नए रिटेल इन्वेस्टर हैं, क्रैश हो जाएगा और उनको नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीम को पंप एंड डंप स्कीम कहते हैं। देखो स्कीम वर्ड दिया है, मतलब बहुत प्यारा वर्ड दे दिया है। यूपीएससी कंफ्यूजन करे अगर एमसीक्यूज बनाएगा, तो 110% कंफ्यूज हो जाएगा। कुछ बच्चे कहेंगे यार ये तो गवर्नमेंट की कोई स्कीम लग रही, मगर ऐसा नहीं है। ये पंप एंड डंप स्कीम एक फ्रॉडस्टर का फ्रॉड है, और किस तरह से जो बिग लॉस रिटेलर्स को देखने को मिलता है। तो ये बात यहाँ बताई गई। अब सेबी क्या है, देखो सेबी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी थी 1988 में, जब इसे बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद इसे स्टेचुटरी स्टेटस मिला 1992 में। ये क्वेश्चन ऐसा पूछूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ऐसी चीजें बताता हूँ जो आपको एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, ये रेगुलेट करता है सिक्योरिटी मार्केट को। अब सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है, मान लीजिए टोयोटा एक कंपनी है। अब टोयोटा जो है फर्स्ट जो है आईपीओ इशू करेगा। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब जब ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करेगा, तो बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं इसके शेयर्स खरीदेंगे। अब इन्होंने मान लो 10 शेयर हैं, वैसे तो हजारों करोड़ों लाखों शेयर होते हैं, अब 10 शेयर खरीदे। अब 10 शेयर जो है सेकेंडरी मार्केट बॉम्बे एक्सचेंज में जाएंगे। ठीक है, अब ये बॉम्बे एक्सचेंज क्या करेगा, इसके ऊपर अप एंड डाउन होगा, कुछ मैं खरीदूंगा, कुछ तुम खरीदोगे। तो यहां से जो पैसा आएगा वो इन्हें जाएगा, और इन्हें पैसा फिर दोबारा आएगा, वो कंपनी को जाएगा, और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी, और कंपनी की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये यहाँ पर जो होता है, ये सिक्योरिटी मार्केट होता है, सेबी होता है। सेबी क्या है, बॉम्बे एक्सचेंज को रेगुलेट करता है, किस तरह से म्यूचुअल फंड वर्क कर रहे हैं इंडिया में, ये सब सेबी के द्वारा देखा जाता है। जैसे पंप एंड डंप स्कीम है, इसमें भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, और फ्रॉड से कंट्रोल किया जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग आपने सुना होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, कुछ नए बच्चे उन्हें नहीं पता होगा, मैं उन्हें बता देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग, मान लो मेरी ये कंपनी है एबीसी, अब मेरे कुछ एम्प्लॉई हैं, अब मैंने इनसे डिस्कस किया कि हम नए शेयर ला रहे हैं, और फॉरेन से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने वाला। तो क्या होगा, ये जो इनसाइडर लोग हैं, एम्प्लॉई हैं, या फिर कुछ दलाल हैं, ये बाहर जाके बता देंगे ये कंपनी बहुत ग्रोथ करने वाली है। ठीक है, अब ये पता चल गया कि बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है, तो भाई बहुत ज्यादा शेयर इसके बिक जाएंगे। तो ये जो एम्प्लॉई है, इस पर पकड़ बनाएगी सेबी। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम केस में होता है भाई। इनसाइडर ट्रेडिंग खूब चलती है, आप ब्यूरोक्रेट्स देखोगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा था कि हम ब्यूरोक्रेट्स के शेयर खरीदने पर बैन लगाएंगे। क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स की बहुत पकड़ होती है, और वो बहुत ज्यादा शेयर खरीदते हैं। ठीक है, अगली चीज देख लेते हैं कि सेबू रेगुलेटिंग एंटिटी, वो तो मैंने बता ही दिया कि कैसे एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है। यहां तक कि सेबी क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव और क्वासी लेजिस्लेटिव है। क्या मतलब, क्वासी जुडिशियल का क्या मतलब है कि भाई कोई
लॉ है, उसके खिलाफ आप जा रहे हैं, तो कुछ जजमेंट में इनको अथॉरिटी है, मतलब ये पेनल्टी लगा सकते हैं, अनएथिकल और उसको एक्टिविटी को बैन लगा सकते हैं, मतलब जुडिशियल वर्क है, तो इसलिए क्वासी जुडिशियल कर दिया। अब क्वासी एग्जीक्यूटिव क्या है कि भाई क्वासी एग्जीक्यूटिव का मतलब है कोई लॉ बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट करना, अपने खुद के रूल बना देना, ये क्वासी एग्जीक्यूटिव है। क्वासी वर्ड का मतलब है थोड़ी चीजें इनके द्वारा की जा सकती हैं, ठीक है। अब क्वासी लेजिस्लेटिव क्या है? कोई भी लॉ बना सकते हैं, मतलब कोई भी लॉ नहीं बना सकते हैं, ये वर्ड गलत होगा। थोड़े बहुत रूल बनाए जा सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को। ये सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब हम थोड़े एमसीक्यूज देख लेते हैं। एमसीक्यूज सेबी से रिलेटेड, एफएटीएफ से रिलेटेड। देखो पहला एमसीक्यूज जो है वो एफएटीएफ से रिलेटेड है। एफएटीएफ का क्या है कि कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें करेक्ट बताना है कि कौन सा सही है। देखो पहला क्या कह रहा है, एफएटीएफ इज अ ट्रेटी बेस्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसी। भाई मैंने कहीं डिस्कस किया ये यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, दैट इन्फोर्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। और ट्रीटी बेस्ड भी नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ट्रीटी बेस्ड क्यों नहीं है, तो पहला तो गलत हो गया यहाँ से, ये कट गया। ठीक है, ए और डी कट गया। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, कहीं भी मैंने नहीं कहा। इंडिया 2010 में इसका मेंबर बना है, और ये स्टेबलाइज हुआ था 1989 में। तो ये तो गलत हो ही गया, दूसरा भी गलत हो गया। यहाँ तो दिया ही नहीं है, तो गलत ही है। एफएटीएफ रिकमेंडेशन आर लीगली बाइंडिंग। भाई मैंने बताया था इसकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लीगली बाइंडिंग नहीं होती है, ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, बचा चौथा, तो चौथा ही सही होगा, देख लेते हैं। एफएटीएफ मॉनिटर रिस्क इमर्जिंग फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी सच एज वर्चुअल एसेट एंड ऑनलाइन। वही बताया कि कैसे अमेजन का मिसयूज किया जा रहा है टेररिस्ट के द्वारा, कैसे ई कॉमर्स कंपनी से माल खरीद कर बॉम्ब बनाए जा रहे हैं, या फिर कंट्रीज को लॉस पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने ये बताया ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी बेस्ड नहीं है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी नहीं है। इंडिया 2010 में मेंबर बना। इसकी जो रिकमेंडेशन होती है नॉन बाइंडिंग होती है, पीर टू पीर, बस क्या है, प्रेशर से आप प्रेशर बनाया जाता है। एफएटीएफ मॉनिटरिंग करती है डिजिटल थ्रेड को, जैसे बीपीएन, ई कॉमर्स और क्रिप्टो, वही बात बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रे लिस्ट से रिलेटेड, कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री का, ठीक है। ये ग्रे लिस्ट वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कोई देता नहीं है आपको, क्योंकि वो सोचते हैं हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे बच्चा, तो हम उसे समझाएँगे, या हमारा क्लास ज्वाइन करे। ये आपकी मर्ज़ी है, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, नहीं कीजिए। अगर लाइक करेंगे तो फ्री इनिशिएटिव की रीच बढ़ेगी, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है, जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। ग्रे लिस्ट सही, बिल्कुल। क्यों ग्रे लिस्ट सही, तो धीरे-धीरे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इंक्रीज़ मॉनिटरिंग कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो बी काट दो यहाँ पर, ऑल तो ऑप्शन अभी हैं। इंक्रीज़ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन सच एज़ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी, जब आपको ग्रे लिस्ट में ऐड किया गया है, इसका मतलब ही है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से जो फाइनेंस होगा, उसका आपकी कॉस्ट बढ़ा दी जाए, ताकि आपको तकल्लुफ़ हो, आपको तकलीफ़ हो, ठीक है। तो ये दूसरा तो बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तो ये सही है, सी कट गया, अभी भी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। मैंडेटरी सैंक्शन इम्पोज बाय ऑल एफएटीएफ, बिल्कुल मैंडेटरी सैंक्शन नहीं होते हैं, मैंने बताया ये ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ये मैंडेटरी होते तो बहुत तेजी से चीजें देखने को मिलती, तो तीसरा गलत है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो गया। लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, लोअर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ड्यू टू हाई रिस्क इन्वायरमेंट। वही बात आ गई कि भाई ग्रे लिस्ट में आपको इंक्लूड कर दिया गया है, तो एफडीआई कौन आपके यहाँ कंट्री में करेगा? कोई नहीं जाएगा भाई, पड़ोसी कंट्री में हमारी। कहेगा इतना रिस्क है, इतना टेरर फाइनेंसिंग है, तो बिल्कुल हम नहीं जाएंगे। तो आप देख लो इसका आंसर। आंसर क्या है, 1, 2 एंड 4 है। पहला ग्रे लिस्ट इंटर लैंडिंग काउशन, मतलब वही बात बताई गई है कि किस तरह से धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए जाते हैं, एफडीआई का इन्फ्लो खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सेबी से रिलेटेड। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेबी कौन-कौन से फंक्शन करती है? आप यहाँ पर ये चीज़ देख लो। पहला रेगुलेट करती है म्यूचुअल फंड और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, बिल्कुल सही है। भाई किसी कंपनी की, मान लो ये टोयोटा है और ये क्रेडिट एजेंसी है इक्रा। एक इक्रा जो है क्रेडिट एजेंसी है। देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे 1, 2, 3। अब बताओ इसमें कौन-कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में? तो इक्रा एक वन ऑफ द क्रेडिबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो इस तरह की चीज़ें जो वर्ड बोले जाते हैं, वो वर्ड भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इक्रा क्या है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, आईसीआरए। और मान लो मैंने ये टोयोटा कंपनी खोली, अब ये इक्रा बताएगी कि टोयोटा जो है बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसका फाइनेंसेस ये हैं और मैनेजमेंट इतना अच्छा है, तो आप इसकी रिपोर्ट पढ़ोगे और तो आप आम आदमी जो है इसमें इन्वेस्ट करेगा।
ठीक है? तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं, कभी-कभी ये पैसा लेके भी किसी को क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा दे देते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि रेगुलेटिंग म्यूचुअल फंड एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, ठीक है? प्रमोटिंग फेयर प्रैक्टिस इन सिक्योरिटी मार्केट बिल्कुल सही है, कोई शक नहीं। कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी, भाई कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी किसका? आरबीआई का काम है। ये तो गधों वाला आंसर है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी बिल्कुल सही है। भाई इन्वेस्टर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाते हैं, आप देख लो 1 टू 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। आप अब सेबी से रिलेटेड कुछ और है, सेबी एक्ट से स्टेबलाइज़ हुआ था 1988 में, बिल्कुल सही है। भाई बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको मैंने बताया 1988 में, सॉरी 1988 में ये एग्ज़ीक्यूटिव बॉडी थी, बिना लॉ के बनाई गई। फिर 1991 के करीब इसे एक लॉ मिला, जिसके बाद इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस बना, तो एक्ट के थ्रू बनी। ये पहला गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी और सी बचे हुए हैं, दूसरा तो सही दिखा रहा, तो दूसरा देखो सही होगा। सेबी हैज़ पावर टू इम्पोज़ पेनल्टी बैन, मैंने बताया क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, तो थोड़ा बहुत तो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का काम कर ही सकता है। ओनली लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, क्या कह रहा है? सेबी रेगुलेट ओनली लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, ठीक है? ये थोड़ा गलत लग रहा है, ये गलत होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, देखो। हाँ, दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत है? सेबी रेगुलेट बोथ लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। अब ये भी जान लो लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी क्या होता है? जो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्स हाँ, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोई कंपनियाँ हैं, मान लो टॉप 30 कंपनियाँ, तो लिस्टेड हो गई हैं। अब लिस्टेड हैं तो इनका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, इनके पास फंड ज़्यादा आएगा, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। अनलिस्टेड कंपनी क्या हो गया कि आपके पास इतनी कैपिटल नहीं है, आपके पास इतने स्टॉक नहीं है, इतने शेयर नहीं है, तो आपको अनलिस्टेड कंपनी है और आप इसमें लिस्टेड नहीं हुई हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मगर सेबी दोनों को ही रेगुलेट करता है। बहुत अच्छा डिस्कशन था, अगर सुनना है तो भाई सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए फ्री इनिशिएटिव का। कमेंट ज़रूर कीजिए, उससे क्या होता है यूट्यूब की रीच बढ़ती है। कमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग क्या होता है कि मेरे व्यूज़ नहीं आते हैं क्योंकि हम फाइनेंशियली वीक हैं। थैंक यू।